नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आज आपसे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक के बारे में बात करूंगा। ये इसको एक्यूट लिवर फेलियर या फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर कहते हैं। एक्यूट लिवर फेलियर ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान पहले से बिल्कुल नॉर्मल होता है और तेजी से पीलिया शुरू होता है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस, और इसके बाद बेहोशी की हालत आने लगती है। यानी कि लिवर में किसी भी कारण से यदि बहुत तेज इन्फ्लेमेशन हो, ये कई सारी बीमारियों से हो सकता है, जिनमें सबसे कॉमन हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन होते हैं हमारे देश में। इनके अलावा कई सारी दवाइयां होती हैं, जिनमें टीबी की दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, इसका फ्लेयर फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर की तरह आ सकता है, और विल्सन्स डिजीज जो कि कॉपर स्टोरेज से संबंधित एक बीमारी है, इसका फ्लेयर फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर की तरह क्लिनिकली मैनिफेस्ट हो सकता है। इसके अलावा पश्चिमी देशों में देखा गया है कि पैरासिटामोल पॉइजनिंग एक बहुत ही कॉमन कारण है। हमारे देश में पैरासिटामोल पॉइजनिंग उतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर के कारणों की बात करें यदि हम एक्यूट लिवर फेलियर के कारणों की, तो वायरल इन्फेक्शन, वायरल हेपेटाइटिस ए और ई, ड्रग इंड्यूस्ड जिसमें पश्चिमी देशों में पैरासिटामोल, हमारे देश में सबसे कॉमन टीबी से संबंधित दवाइयां, इसमें से रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजाइड और पैराजिनामाइड, ये 3 दवाइयां इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और विल्सन्स डिजीज का फ्लेयर ये भी एफएचएफ की तरह प्रेजेंट कर सकता है। तो इसमें होता क्या है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो एक प्रोड्रोम से शुरू होता है, यानी कि शुरुआत में बुखार, खांसी, भूख नहीं लगना, उल्टी आना और धीरे धीरे आंखों का पीलापन होना। अगर हम हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें तो ये वाटर बोर्न डिजीज है। इस संबंधित मेरा एक और वीडियो है, उसके बारे में आप इसमें डिटेल से देख सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई वाटर बोर्न इन्फेक्शन होते हैं जो नियरली 99 to 99.5% लोगों में सेल्फ रिकवरिंग होते हैं, यानी कि अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों में बॉडी की एक्सेसिव इम्यून रिस्पांस के कारण या वायरस के कुछ अलग प्रकार के होने के कारण ये लिवर में इसकी इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा होती है कि लिवर का काम करना टेम्पररीली कमजोर पड़ जाता है, और इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है वो प्रोग्रेसिव जॉन्डिस, बेहोशी की हालत, और जो एक क्लिनिकल टेस्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंटली यूज करते हैं जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR, इसका बढ़ना, इसको हम कहते हैं कोएगुलोपैथी, यानी कि खून पतला हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग अफेक्टेड होती है। तो जॉन्डिस, बेहोशी की हालत और कोएगुलोपैथी, ये 3 जो क्लिनिकल साइंस और लेबोरेटरी फीचर्स का कॉन्स्टेलेशन होता है, ये फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर का कोर होता है, क्रक्स होता है। इसमें पेशेंट्स के ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ती है, बेहोशी की हालत आती है, सीजर्स यानी कि दौरे पड़ सकते हैं, इन्फेक्शंस का रिस्क रहता है। जब भी कोई बॉडी का एक ऑर्गन काम करना बंद होता है तो मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का खतरा रहता है, और ऐसे पेशेंट्स जनरली आईसीयू में एडमिट किए जाते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है कि जिसको हम रोक करके दवा से उसको रोका जा सके। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस होती हैं। हेपेटाइटिस ए के लिए एक वैक्सीन जरूर अवेलेबल होता है जो लगाने से हम इससे बच सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जब हो जाए और इसके कारण लिवर फेलियर हो जाए, जो 0.5% to 1% लोगों में होगा, तो इसका जो आउटकम होता है ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही अक्यूट क्लिनिकल क्राइसिस की सिचुएशन होती है और इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत ही क्विक होना चाहिए। देखिए, 60 to 70% लोग इसमें से भी अपने आप रिकवर कर जाते हैं। 30 to 40% लोग जो रिकवर नहीं करते, इनके लिए जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है उसको कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट, यानी कि इस हालत में बिना लिवर को बदले 30 to 40% लोगों में रिकवरी नहीं होती है, और इसमें जो डेथ का रीजन होता है, जनरली ब्रेन की प्रोग्रेसिव स्वेलिंग, इन्फेक्शन से इसमें डेथ का रीजन होता है। तो ऐसी हालत में ये समझना जरूरी होता है, क्योंकि इस बीमारी में टाइम बहुत कम होता है। अगर ब्रेन की स्वेलिंग बढ़ती है तो ब्रेन इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। तो जैसे ही हम आईसीयू में एडमिट करते हैं, ऐसे पेशेंट्स को असेस करते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्राइटेरिया होता है जिसको कहते हैं किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेशेंट रिकवर करेगा, कौन सा पेशेंट नहीं रिकवर करेगा। देखिए, इररिस्पेक्टिव की इसमें स्कोर क्या आता है, हम एक ट्रांसप्लांट की काउंसलिंग जरूर करते हैं और ग्रेजुअली इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट ऐसी चीज नहीं है
और इसमें जैसे लिवर सिरोसिस में ट्रांसप्लांट होता है, उसमें हमारे पास वक्त होता है कि हम उसके लिए प्रिपेयर कर सकें। इसमें जब हमारे पास वक्त नहीं होता है तो ये ट्रांसप्लांट जनरली 2 से 3 दिनों में करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इन पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट की प्रोस्पेक्ट नहीं होता या जब तक ट्रांसप्लांट की तैयारी होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नया ट्रीटमेंट इसमें आया है जिसको प्लाज्माफेरेसिस कहते हैं। प्लाज्माफेरेसिस के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है जिसमें प्लाज्माफेरेसिस के बारे में बहुत डिटेल से मैंने बताया है। संक्षेप में प्लाज्माफेरेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ब्लड शरीर से डायलिसिस की तरफ बाहर निकालते हैं, उसमें से सेल्स को सेपरेट करते हैं, सेल्स को हम वापस बॉडी के अंदर डालते हैं और साथ में हेल्दी डोनर का प्लाज्मा देते हैं और साथ में थोड़ा एल्बुमिन देते हैं। इसके जरिए वो टॉक्सिन्स जो ब्रेन की स्वेलिंग और दूसरे ऑर्गन्स का फेलियर कर रहे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो एक तरह की डायलिसिस की प्रोसेस होती है। बट प्लाज्मा एक्सचेंज से ये देखा गया है, ये हमारे देश से भी कई सारी स्टडीज हैं जिसमें 60-70% लोग इससे स्टेबलाइज हो सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं और ट्रांसप्लांट तक के लिए उनको स्टेबल रखा जा सकता है। प्लाज्मा एक्सचेंज और ट्रांसप्लांट के अलावा जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है वो वेंटिलेटर, कुछ ब्रेन का प्रेशर कम करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं वो, एंटीबायोटिक्स के जरिए सपोर्ट और न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने बताया 60-70% लोग फिर भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं रिकवर करते उनके लिए ट्रांसप्लांट और प्लाज्मा एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। विल्सन्स डिजीज और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में अलग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। खास करके ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में स्टेरॉइड्स के साथ कुछ रिकवरी की चांसेस होती है। विल्सन्स डिजीज में प्लाज्मा एक्सचेंज का बेटर रोल होता है। तो ये अलग स्पेसिफिक बीमारियां हैं जो थोड़ी अनकॉमन होती हैं, और कॉमन होने की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस ए, ई और ड्रग इंड्यूस्ड लिवर टॉक्सिसिटी सबसे कॉमन रीजन होते हैं। तो जब भी आपका कोई भी रिश्तेदार, जानकार इस कंडीशन से पीड़ित हो, एक ऐसे हॉस्पिटल में जाए जो प्रोबेबल एक ट्रांसप्लांट सेंटर हो। इसको समझें और इसको समझ करके तेजी से एक्ट करें, क्योंकि इसमें टाइम बड़ा कम होता है और जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो तेजी से लेने होते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।